लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को तब बड़ा झटका लगा जब पार्टी के राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा ने कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली। वह बेटे और कई समर्थकों के साथ मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले गुजरात में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। राज्यसभा सदस्य और पूर्व रेल राज्य मंत्री नारायण राठवा अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। नारायण राठवा का राज्यसभा के टर्म पूरा होने में अभी कुछ दिन बाकी है। राठवा ने अपने बेटे संग्राम सिंह के साथ गांधीनगर स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कमलम में सदस्यता ग्रहण की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के कई विधायक और मंत्रियों का अपनी पार्टी से मोह भंग हो गया है। एक के बाद एक कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राठवा और उनके बेटे संग्राम राठवा समर्थकों के एक समूह के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। नारायण राठवा का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। गुजरात बीजेपी प्रमुख CR पाटिल ने पार्टी मुख्यालय में राठवा के अलावा अन्य को भगवा, स्कार्फ और टोपी देकर पार्टी में उनका स्वागत किया। भगवा पार्टी का दामन थामने वाले नारायण राठवा 5 बार सांसद रह चुके हैं। उनका राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल में खत्म होने वाला है। नारायण राठवा 2004 में छोटा उदयपुर लोकसभा सीट से जीते थे। इस सीट से ही वे लगातार 5 बार सांसद रहे हैं। राठवा 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं राठवा के बेटे संग्राम सिंह ने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में छोटा उदयपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। वरिष्ठ नेता नारायण राठवा के साथ 10,500 कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। भाजपा में राठवा के शामिल होने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। 1 जून 1953 को जन्मे नारायण भाई राठवा छोटा उदयपुर से 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। आखिरी बार वे 2004 में सांसद का चुनाव जीते थे। सबसे पहले वे 1989 में जीते थे। उसके बाद उन्होंने 1991, 1996 और 1998 में जीत हासिल की थी। 1999 में वे चुनाव हार गए थे। तब बीजेपी के राम सिंह राठवा चुने गए थे। 2004 में राठवा फिर से जीते थे, लेकिन इसके बाद 2009, 2014 में 2 बार हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी ने 2019 में उन्हें टिकट नहीं दिया था। पार्टी ने उन्हें बाद में गुजरात से राज्यसभा भेजा था, जिसका टर्म अब पूरा होने को है। आधिकारिक तौर पर राठवा का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को पूरा होगा। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन बना दिया। इसकी उपलब्धि पर दिल्ली की जनता आपके मंत्रियों पर फूलों की बारिश करते हुए कितना सुंदर दृश्य है। दिल्ली वालों ने केजरीवाल और आतिशी का मुंह काला कर दिया। श्रीनिवासपुरी दिल्ली में 15 दिन से गंदा सीवर का पानी बह रहा है। लोगों की बर्दाश्त की सीमा पार होने के बाद महिलाओं ने आतिशी के फोटो पर कालिक पोत दी। आतिशी मारलेना के विधानसभा क्षेत्र में लोगों के घरों में सीवर का पानी भर गया। गुस्साए लोगों ने केजरीवाल के मुंह पर कालिक पोती और डंडों से पिटाई भी की। ये लंदन बनाने आए थे दिल्ली को, लगता है अब देश छोड़कर लंदन ही भागना पड़ेगा। दिल्ली को लंदन बनाने के लिए श्रीनिवासपुरी वार्ड में केजरीवाल और आतिशी मारलेना की तस्वीर को वहां की महिलाओं ने जूते, चप्पल और कालिक से सम्मानित किया। उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के नेता समय निकालकर खुद जाकर यह सम्मान ले तो पूरी दिल्ली को ज्यादा खुशी होगी। आतिशी जी, जनता ने आपको दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने के लिए नहीं चुना है। जमीन पर जाइए, देखिए आम जनता नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। पिछले 15 दिन से सीवर का गंदा व बदबूदार पानी उनके घरों में घुसा है और आप जनता की सैकड़ों शिकायतों पर भी वहां नहीं गई। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के पिरिया कैंप के अंदर गंदे पानी की समस्या को लेकर स्थानीय महिलाओं ने बुधवार को कैंप में लगे सीएम केजरीवाल और मंत्री आतिशी के साइन बोर्ड पर कालिक पोती। स्थानीय लोगों ने कहा कि उनकी कॉलोनी में बीते 10 से 15 दिनों से गंदा पानी भरा है।
लेकिन उसकी निकासी के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। स्थानीय निगम पार्षद राजपाल सिंह ने बताया कि श्रीनिवासपुरी में स्थित प्रियंका कैंप में गंदा पानी भरा होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे न सिर्फ गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर है, बल्कि इससे बीमारी भी हो रही है। इसके बावजूद उनकी शुद्ध लेने वाला कोई नहीं। यह गंदा पानी पीडब्ल्यूडी के नाले से निकला है, जिसे ठीक कराने का काम पीडब्ल्यूडी का है। मंत्री आतिशी में जरा सी भी गैरत बाकी है तो वे इस्तीफा दे, क्योंकि यह लोग जिनका वोट लेते हैं उन्हीं की समस्याओं का निदान नहीं करते हैं। इसके अलावा कैंप में रहने वाले लोगों ने बताया कि हमें हर तरह के कामों में समस्याएं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद हमारी समस्या का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। यहां से विधायक आतिशी, जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी है, क्षेत्र से जीतने के बाद भी कैंप में दिखाई नहीं दी। दिल्ली बीजेपी ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, श्रीनिवासपुरी वार्ड की महिलाओं का फूटा गुस्सा, केजरीवाल और आतिशी के चेहरे पर पोती काली व चप्पल, डंडे से की पिटाई। आतिशी जी, जनता ने आपको दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने के लिए नहीं चुना है। जमीन पर जाइए, देखिए आम जनता नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। पिछले 15 दिन से सीवर का गंदा व बदबूदार पानी उनके घरों में घुसा है और आप जनता की सैकड़ों शिकायत पर वहां नहीं गई। केजरीवाल जी, क्या यही है आपका लंदन? ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत अगर किसी को तलब किया जाता है तो उसे समन का सम्मान करना होगा और उसका जवाब भी देना होगा। खास बात यह है कि कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी को हल्के में ले रहे हैं। ईडी के 7वें समन को दरकिनार करने के बाद अब ईडी के 8वें समन को भी छोड़े जाने की चर्चाएं हैं। शीर्ष न्यायालय में मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ ईडी ने याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने रेत खनन घोटाला में तमिलनाडु के 5 डीएमए को जारी समन पर रोक लगा दी थी। तमिलनाडु सरकार ने ईडी की तरफ से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर बाद में डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी। अब ईडी ने अंतरिम आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने रोक को हटा दिया और जिला कलेक्टरों को ईडी के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच कर रही थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार बेंच ने कहा, यह देखा गया है कि अधिनियम के तहत जारी कार्यवाही के दौरान ईडी किसी भी व्यक्ति को सबूत पेश करने या उपस्थित होने के लिए तलब कर सकती है। आगे अपने बड़े फैसले में कहा, जिस किसी को समन जारी होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वह ईडी के समन का सम्मान करेंगे और उनका जवाब देंगे। पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी जिस व्यक्ति की मौजूदगी को जांच के दौरान जरूरी समझती है उसे समन जारी कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वीं बार समन भेजा है, मगर अब तक वे कोई ना कोई वजह बताकर उसके सामने पेश होने से बचते रहे हैं। अब उनका कहना है कि अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तभी वे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वीं बार समन भेजा है, मगर अब तक वे कोई न कोई वजह बताकर उसके सामने पेश होने से बचते रहे हैं। अब उनका कहना है कि अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तभी वे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। हालांकि यह समझना मुश्किल है कि किसी सरकारी एजेंसी की ओर से इस तरह बार बार समन भेजे जाने की अनदेखी करने की वजह क्या सिर्फ खुद को निर्दोष मानना है या फिर आंख मिचौली जैसी कोई खेल है जिसमें आखिरकार उनसे पूछताछ होनी ही है। अगर उन्हें लगता है कि ईडी बिना किसी ठोस आधार के उन्हें बुला रही है तो समूचे मामले को पारदर्शी तरीके से उसके सामने रख देने में उन्हें क्यों हिचक हो रही है। फिर अगर आने वाले दिनों में अदालत ने उन्हें ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया तब उनका मौजूदा रुख किस तरह से देखा जाएगा। अगर केजरीवाल को लगता है कि इस मामले में वह पूरी तरह से पाक साफ है तो पूछताछ से बचने के बजाय वे सारी तस्वीर सामने रख दे सकते हैं। यह याद किया जा सकता है कि उनके मौजूदा राजनीतिक सफर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने,
आरोपों पर जवाब देने और उसमें पारदर्शिता बरतने की मांग की एक बड़ी भूमिका रही है। इसलिए अब भ्रष्टाचार के आरोपों के संदर्भ में उनसे पूरी तरह स्पष्टता और पारदर्शिता की उम्मीद की जा सकती है, तो यह स्वाभाविक ही है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल प्रदेश में जो हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जिसमें ऑपरेशन लोटस से कहीं ज्यादा किसी ऑटो इम्यून डिजीज जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तो यह सोचकर ही बेचैनी बढ़ गई होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पूरी उम्मीद थी कि अगर सोनिया गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस नेतृत्व राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार जरूर बनाएगा। सुक्खू के ऐसा सोचने के पीछे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की शुरू से आखिर तक भागीदारी तो रही थी। उनके वहां घर बनवाने की वजह से तो संभावना और बढ़ी जा रही थी। वैसे तो दिल्ली से किसी को भी भेज दिया जाता है तो सुक्खू और उनके साथी सिर आंखों पर ही बिठा कर रखते हैं, लेकिन गांधी परिवार का प्रभाव तो अलग ही होता है। अपनी तरफ से सुक्खू और उनके साथियों ने अभिषेक मनु सिंघवी के उम्मीदवार बनने पर तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन गुटबाजी पर काबू नहीं कर सके और खेल हो गया। सवाल यह उठता है कि क्या सोनिया गांधी अगर हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ी होती तो क्या मामला अलग हो सकता था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अपनी तरफ से सोनिया गांधी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने की गंभीर कोशिश की थी। प्रियंका गांधी के भविष्य का प्लान तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश की जगह राजस्थान का रुख कर लिया और ये देखिए कि वो पहले ही निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुनी जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाकर भेज दिया गया, लेकिन यह बात राज्य के नेताओं को हजम नहीं हुई। अभिषेक मनु सिंघवी को वहां के नेता बाहरी के तौर पर ट्रीट करने लगे और धीरे धीरे कलह बढ़ती गई। ऐसी स्थिति से बचने का रास्ता भी था कांग्रेस नेतृत्व के पास, लेकिन आनंद शर्मा के नाम से परहेज भी था, क्योंकि वो कांग्रेस की चर्चित G23 गुट के नेताओं में शुमार थे। शिमला से आने वाले आनंद शर्मा कांग्रेस के बचाव में आगे बढ़कर मोर्चा संभालने वाले नेताओं में शुमार रहे हैं और वो राज्यसभा जाने के लिए प्रयासरत भी थे। दिल्ली में डेरा डालकर वो चीजों को अपने पक्ष में करने की पूरी ताकत से कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के राजनीतिक सर्किल में संकट मोचन कहे जा रहे अभिषेक मनु सिंघवी भारी पड़े। अभिषेक मनु सिंघवी का मुद्दा इतना गंभीर तो नहीं था, लेकिन जिन हालात में कांग्रेस नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार को दरकिनार कर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, चिंगारी तो तभी से उठ चुकी थी। बस एक मौके की तलाश थी और सुक्खू के विरोधी गुट ने अपना रंग और दम दोनों दिखा दिया। यह तो हिमाचल में कांग्रेस के सत्ता में आने के वक्त ही तय हो गया था कि सुक्खू सरकार की नींव इतनी मजबूत नहीं है जो ऑपरेशन लोटस जैसे भूकंप को झेल सके। बड़ा सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस सुक्खू सरकार पर मंडरा रहा खतरा टाल सकती थी, या सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की सूरत में भी आला कमान को हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायकों पर भरोसा कम ही था। राज्यसभा चुनाव मतगणना में सिंघवी और महाजन के बीच मुकाबला भले टाई हुआ, लेकिन यह कांग्रेस के लिए संतोषजनक नहीं माना जा सकता। सुक्खू सरकार का अब आगे का सफर तलवार की धार पर होगा। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बीते दिन राज्यसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उम्मीदवार नासिर हुसैन की जीत के बाद उनके समर्थकों ने पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी की। इसके बाद बीजेपी भड़क गई और पूरे मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की। इसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए। इस घटना को लेकर बीजेपी ने मंगलवार रात सांसद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने हुसैन की जीत का जश्न मनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे।
एक्स पर एक पोस्ट कर मालवीय ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक सचिव नासिर हुसैन के कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस का जुनून खतरनाक है। यह भारत को विभाजन की ओर ले जा रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और कर्नाटक के नेता सीटी रवि समेत कई अन्य बीजेपी नेताओं ने इसी दावे के साथ वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस विषय को लेकर सीएम सिद्धारमैया ने सफाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ बीजेपी का आरोप नहीं है, मीडिया भी ऐसे ही खबर दिखा रही है। इसे एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। जांच में आरोप साबित हो जाते हैं तो किसी ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नासिर हुसैन ने गिड़गिड़ाते हुए एक वीडियो एक्स पर शेयर कर सफाई दी है। शेयर किए गए एक वीडियो पोस्ट में हुसैन ने कहा, आज जब हमारी पार्टी के कुछ समर्थक और कार्यकर्ता और कुछ लोग 3 उम्मीदवारों की जीत का जश्न मना रहे थे, मैं वहां उनके बीच में था और फिर बहुत सारे नारे लगे, जैसे कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा नसीर हुसैन जिंदाबाद, नसीर खान जिंदाबाद, नसीर साहब जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए थे। गौरतलब है कि मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के बाद सैयद नसीर हुसैन और उनके कई समर्थक शाम को वोटिंग स्थान के पास इकट्ठा हुए। शाम 7 बजे के करीब रिटर्निंग ऑफिसर ने हुसैन के निर्वाचित होने की घोषणा की। इसके बाद कांग्रेस नेताओं के कहने पर समर्थकों ने हुसैन के समर्थन में नारे लगाए। फिर अचानक जोर जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। बीजेपी की शिकायत में समर्थकों के इस कृत्य को कानून का उल्लंघन और देश का अपमान बताया गया है। भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए श्रीनिवास बीवी ने कहा कि भगवा पार्टी नसीर साहब जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी नेता मंगलवार शाम को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने गए, लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और ये धारा 153 जो कोई भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से या जानबूझकर कुछ भी करके जो गैर कानूनी है, किसी को उकसाता है, उसके तहत मामला दर्ज किया है। व्यक्ति यह इरादा रखता है या जानता है कि किस तरह के उकसावे के कारण दंगा करने का अपराध किया जाएगा। ऐसे में क्या कहना है, इस पर आपका क्या कहना है? आपका इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।